गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कक्षा 7 की हिंदी निकाल लो। देखिए पाठ 6 है आपका राजेंद्र बाबू। देखिए पढ़ा रहे थे, पेज नंबर 30 है। देखिए महादेवी वर्मा गंगा स्नान के लिए जाती हैं तो वहां पर इनको बहुत सारे जो पांडे होते हैं वो घेर लेते हैं, क्योंकि इनको पंडों से बहुत लगाव था। तो देखिए महादेवी वर्मा जो थी ये उनको कुछ न कुछ देती जरूर थी। अब देखिए आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी और संयम से रहें। देखिए राजेंद्र बाबू का निर्देश था, यानी कहना था कि बालिकाओं के संबंध में क्या कह रहे हैं कि वे बहुत ही सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी और संयम से रहें। ठीक है। वे खादी के कपड़े पहनती थी। देखिए कैसे कपड़े पहनती थी बच्चों, खादी के, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था। देखिए साबुन तेल आदि का जो खर्च था वो भी बहुत सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरजनों की सेवा आदि उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। देखिए ये सारा काम अपना खुद स्वयं कर लेती थी। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, और देखिए क्या करती थी, गुरुजनों की सेवा। ठीक है। उस समय संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। अतः प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास से अनुपस्थित होती थी। देखिए जो विद्या के अध्ययन के लिए छात्रावास था, वहां से अगर किसी की बहन, बेटी, पत्नी जो भी वहां पर अध्ययन करने के लिए जाती थी, यदि अनुपस्थित होती थी तो स्वतंत्रता के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के विद्यालयों में भर्ती हो गई। देखिए जब उस ये छात्रावास में रहकर उन्होंने विद्या का जब अध्ययन कर लिया, उसके बाद जब स्वतंत्रता के उपरांत क्या हुआ, कुछ लोग दिल्ली चली गई और कुछ और विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों की विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू की जो पौत्रियां अपवाद रही। देखिए राजेंद्र बाबू के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। देखिए जब राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन चुके थे तो देखिए उसके बाद महादेवी वर्मा क्या कह रही थी, उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन। देखिए राजेंद्र बाबू ने कहा कि महादेवी बहन दिल्ली मेरी नहीं है। क्या कहा कि दिल्ली मेरी नहीं है, मैं राष्ट्रपति जरूर बन चुका हूं लेकिन दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब ना हो जाए। देखिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं राष्ट्रपति बन चुका हूं तो मेरी जो पौत्रियां हैं उनके दिमाग में एक अहंकार सा भर जाए, गूंज जाए, तो देखिए और उनका दिमाग खराब ना हो जाए, यानी कहीं गलत कानून ना अपना लें। इसलिए देखिए तुम केवल इसकी चिंता करो, वह जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। देखिए क्या कहा कि वो जैसे अभी तक रहती थी उसी प्रकार से रहेंगी, कर्तव्य विलास नहीं। देखिए कर्म निष्ठा है। और देखिए क्या कहा राजेंद्र बाबू ने कि कर्तव्य विलास नहीं, यानी विलास मौज मस्ती नहीं, कर्म निष्ठा यानी कर्म के प्रति
समर्पण। उनकी सहधर्मिणी ने भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, जो उनकी धर्मपत्नी थी उनमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया, देखिए जो राष्ट्रपति भवन था उसी कमरे से मिला हुआ रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गए और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। देखिए क्या करती थी, पहले सभी को भोजन ग्रहण कराती थी, इसके बाद में स्वयं भोजन प्राप्त करती थी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात ना कहूं तो कथा अधूरी रह जाएगी। देखिए क्या कहा है कवित्री ने कि उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात ना कहूं तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी के बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। देखिए किसने, जो राजेंद्र बाबू की पत्नी थी, उन्होंने महादेवी वर्मा से जो सिरकी के बने हुए सूप होते हैं वो लाने के लिए कहा। उन्होंने बार बार आग्रह किया, यानी बार बार उनसे कहा कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। देखिए कोई उनको ला करके ये देने वाले नहीं मिलता है, इसलिए महादेवी वर्मा ने कहा कि मैं इन्हें ये ले जा करके जरूर दूंगी। जाके प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। देखिए जब महादेवी वर्मा गए तो उन्होंने प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने का जो दृश्य उपस्थित हुआ, कितने सूप ले गई थी? 12। तो देखिए जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र दृश्य कब हुआ? जब राष्ट्रपति भवन से एक बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। देखिए जब ये राष्ट्रपति भवन से कार महादेवी वर्मा को लेने के लिए गई तो ये जो उपहार था क्या था? सूप। तो देखिए जब ये सूप उस कार में रखे गए, राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई, यानी आश्चर्यचकित हो रहे थे। जो हर द्वार पर सिपाही लगे हुए थे, ऐसे भेड़ लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था और न पहुंचेगा। देखिए ऐसी भेड़ लेकर, क्या भेड़ थी? सूप। तो देखिए ऐसी भेड़ लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था और न पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामी ने मुझे अक में भर लिया। देखिए जो भवन की तत्कालीन स्वामी यानी जो राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे, उनकी पत्नी थी, उन्होंने महादेवी वर्मा को अक में भर लिया, यानी गले से लगा लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं ग्रहण करती थी। देखिए सप्ताह में 1 दिन दोनों लोग अन्न ग्रहण नहीं करते थे। संयोग से मैं उसके उपवास के दिन ही पहुंची। देखिए ऐसा संयोग हुआ कि जिस दिन दोनों लोग का उपवास था उसी दिन ये महादेवी वर्मा वहां पहुंची। अतः उनकी ये जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। देखिए उनकी जो जिज्ञासा थी, यानी तो वो ये सोचती थी कि ये कैसा भोजन पसंद करेंगी। उपवास में भी
अतिथि का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। देखिए इन दोनों लोगों का उपवास था, तो देखिए जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने भी बिना भोजन किए हुए रहने के लिए बताया कि मैं भी निरन्न यानी बिना भोजन के ही रहूंगी। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यवसाय हो जाता है। देखिए क्या बता रही कि सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा, देखिए जितना जिस दिन भोजन करती थी उतना उस दिन नहीं खर्च होता था, उसकी अपेक्षा अधिक व्यवसाय हो जाता था। यानी जिस दिन वो व्रत रखती थी, उपवास रखती थी, उस दिन उनका अधिक खर्च हो जाता था, क्योंकि हम उस दिन भांति भांति के फल, मेवे, मिष्टान आदि एकत्र कर लेते थे। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती। देखिए कवित्री कह रही कि मुझे आज भी वो संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। देखिए ये कवित्री कह रही कि मुझे वो दिन आज भी नहीं भूलता है जिस दिन मैंने ये देखा था कि जो ये प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति होकर के इन्होंने एक सामान्य आसन पर बैठ करके दिन भर का उपवास रख करके और क्या खाया, उबले हुए आलू खा करके अपना उपवास समाप्त किया। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी झलक उठी। देखिए महादेवी वर्मा ने भी यही उबले हुए आलू खाए थे। तो जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। क्या मिला? जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें क्या मिला? देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। यानी अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, ऐसा उन्हें बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है? क्या वह साँचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? देखिए ये लेसन आपका पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आंसर देखिए कल लिखवाऊंगी। थैंक यू।